हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमिक नीट चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट किया एक नया यूनिट जिसका नाम है इकोलॉजी और उसमें चैप्टर था पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म तो कट चुका है, उसका नाम ही नहीं लेना है, हमें पॉपुलेशन के बारे में बात करना है। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था जिसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है एंड एज पिरामिड। आज हम लोग देखेंगे कि कोई पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन हो, किसी की भी पॉपुलेशन हो, उसकी जो साइज है कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। या तो बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। वो कभी आप आज पॉपुलेशन की साइज देख रहे हैं, 10 साल बाद देखेंगे तो यही नहीं रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो साइज होगी पॉपुलेशन की किसी भी स्पीसीज की, वो कभी स्टैटिक नहीं, कभी रुकेगा नहीं, मतलब कि कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इट कीप्स चेंजिंग विथ टाइम। जो पॉपुलेशन की साइज होगी वो समय के साथ बदलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बदलता रहता है, जैसे कि इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, कितना फूड है, ठीक है, खाना कितना है उनके पास। प्रीडेशन प्रेशर, बोल सकते हैं शिकारी का कितना यहाँ पे प्रेशर है। अगर शिकार करने वाले ज़्यादा है, ठीक है, प्रे को मारने वाले ज़्यादा है, मार के खाने वाले, तो हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रे की पॉपुलेशन होगी कम हो जाएगी। एंड एडवर्स वेदर, ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है, जो वेदर है वो कैसा है, एडवर्स अगर है, ठीक है, अगर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ड्रॉट है, खाने पीने को कुछ नहीं है, तो इससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन के साइज पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला क्या है, फूड, कितना खाना है, कितना उनके पास रिसोर्सेज हैं। सेकेंड क्या है, प्रेडेशन प्रेशर, जो शिकार करने वाले जो शिकारी है उनका कितना प्रेशर है प्रे की पॉपुलेशन पे, ठीक है। थर्ड क्या है, एडवर्स वेदर, ठीक है। आगे देखते हैं। इन फैक्ट इट इज दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, वेदर इट इज फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग। बोला जा रहा है कि इन सब चीजों की वजह से हमको थोड़ा आइडिया मिल पा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा। Whatever might be the ultimate reason, the density of population in a given habitat during a given period fluctuate due to the change in 4 basic processes, two of which, natality and immigration, contribute to increase in population density and two, mortality and immigration to decrease। बोला जा रहा है कि जो भी हो, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है किसी भी जगह किसी भी हैबिटेट का, ये 4 बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2 क्या करेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, उनके पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाएंगे, जैसे कि नेटलिटी, कितना बर्थ हुआ, ठीक है। ई माइग्रेशन, कहीं दूसरी जगह से लोग आके एक नए यहाँ पे पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं, जो नए नए लोग आके एक पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं, तो इससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। 2 चीज़ें घटाएंगे, जैसे मोर्टेलिटी, कितना यहाँ पे डेथ हो रहा है, डेथ रेट, ठीक है, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगा। अगर हम बात करते हैं ई माइग्रेशन, यहाँ से किसी पॉपुलेशन से कुछ लोग चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, इससे भी क्या हो, पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हुई। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो क्या करेंगी, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, और 2 चीज़ क्या है, पॉपुलेशन को कम करेंगी। अब एक एक करके पढ़ते हैं। Natality refers to the number of the birth during a given period in a population that are added to the initial density। बोला जा रहा है जो natality होता है, इससे ये पता चलता है कि कितना बर्थ हो रहा है, हर साल कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। जो इनिशियल डेंसिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बढ़ी हर साल, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि न्यू बर्थ हो रहा है, नए नए ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहे हैं सेम पॉपुलेशन में, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी देखो बढ़ा रहा है, तो मैं पॉजिटिव साइन लिखती हूँ। अब देखते हैं, मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ द डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है कि कितने रेट से यहाँ पे डेथ हो रहा है, जो पॉपुलेशन है इनिशियल पॉपुलेशन, उनमें से कितने लोग मर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी बोलते हैं। आगे देखेंगे ई माइग्रेशन, ठीक है। ई माइग्रेशन में हम देखते हैं, इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसंट्रेशन, ठीक है। इमाइग्रेशन में क्या होता है कि कहीं और से जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज के, कहीं और से आके किसी हैबिटेट में जहाँ पहले से ही पॉपुलेशन थी उसमें ऐड हो गए, तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी उस जगह की क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि कहीं और से आके पॉपुलेशन उसमें ऐड हो रहा है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर बात करते हैं ई माइग्रेशन मतलब एग्जिस्ट, जा रहा है, ठीक है। इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द
हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है, ई माइग्रेशन में क्या होगा कि कहीं और जा रहे पॉपुलेशन, ये सेम पॉपुलेशन के कुछ लोग कहीं और चले जा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उस जगह की जो पॉपुलेशन होगी वो कम हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फैक्टर है। पहला क्या है, नेटेलिटी है, जहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डेथ रेट है कि कितने पॉपुलेशन, जो इनिशियल पॉपुलेशन उनमें से कितने लोग मर गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो रही है। फिर देखेंगे इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन मतलब आओ, ठीक है, आई से याद रखना आना, ई फॉर क्या याद रखना, एग्जिस्ट जाना। ठीक है, इमाइग्रेशन में क्या होगा, कितने नए इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के किसी, बोल सकते हैं किसी हैबिटेट के पॉपुलेशन में आके ऐड हुए हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। फिर बात करते हैं ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि किसी पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल निकल के कहीं और शिफ्ट हो गए। इससे क्या हुआ कि सेम पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो गई, तो इससे क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं किसी हैबिटेट में जो पॉपुलेशन थी उसकी डेंसिटी कम हो गई, मतलब वहाँ से कुछ लोग चले गए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो क्या हो गया, ई माइग्रेशन हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी इसके बढ़ाने के 4 फैक्टर है। पहला क्या है, बर्थ रेट, ठीक है, उसको बोलते हैं नेटिलिटी, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है। दूसरा क्या होगा, इमाइग्रेशन, कहीं और से लोग आके इस पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं मोर्टेलिटी की, डेथ हो रहा है, यही सेम पॉपुलेशन के कुछ लोग मर गए, तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो रही है, तो माइनस हो गया। अगर हम बात करते हैं ई माइग्रेशन, कुछ लोग इसी पॉपुलेशन के कुछ लोग कहीं और चले गए, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल यहाँ से कहीं और चले गए, तो इस पॉपुलेशन की क्या हो रही है, यहाँ पे बोल सकते हैं डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ई माइग्रेशन हुआ है, मीन्स माइनस होगा। आगे देखते हैं, सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t देन द डेंसिटी एट अ टाइम t+1 इज, बोला जा रहा है कि अगर n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, n को हम पॉपुलेशन डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं एट किसी टाइम t पे, तो n+1 पे क्या होगा, n+1 इक्वल टू होगा nt। nt क्या है, यहाँ पे इनिशियल डेंसिटी है पॉपुलेशन की एट अ टाइम t। b+i का मतलब क्या है, बर्थ कितना हुआ है और कितने नए लोग पॉपुलेशन में आके ऐड हुए हैं, कहीं और से आके ऐड हुए हैं, माइनस क्या करेंगे, डेथ कितना हुआ है, मीन्स मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, एंड देन कितने लोग इस पॉपुलेशन से उठ के कहीं और चले गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, nt+1 इक्वल टू करेंगे nt जो इनिशियल रहे होंगे पहले, प्लस करेंगे कितने लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ाया, 2 ही फैक्टर होगा, एक बर्थ, दूसरा इमाइग्रेशन, कि कहीं और से इंडिविजुअल आके इस पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं। देन उसको माइनस करेंगे किससे, कितने जो यहाँ पे बोल सकते हैं सेम पॉपुलेशन में ही कितने इंडिविजुअल मर चुके हैं, ठीक है, डेथ कितनी को हुआ है, और कितने इंडिविजुअल यहाँ से जा चुके हैं कहीं और, मीन्स इमाइग्रेशन और डेथ को हम एक साथ ऐड करेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे nt+1, इस टाइम पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, you can see from the above equation that the population density will increase if the number of birth plus the number of immigrant is more than the number of death plus the number of इमाइग्रेंट d+e। ठीक है, अगर आपने ऊपर वाले इस इक्वेशन में देखा कि अगर किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी तब बढ़ेगी जब यहाँ पर बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन, मीन्स जो नए नए बर्थ हो रहे हैं, नए नए और बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो दूसरे जगह से जो इंडिविजुअल आके इस पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, ये ज़्यादा होंगे। किन से ज़्यादा होंगे, जो डेथ हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, कुछ लोग तो मरेंगे भी, उनकी जो डेथ हो रही है, प्लस यहाँ से कुछ इंडिविजुअल कहीं और भी जा रहे हैं, पॉपुलेशन के कहीं इंडिविजुअल कहीं और भी शिफ्ट हो रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा होगा बर्थ प्लस यहाँ पे बोल सकते हैं इमाइग्रेंट, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेंट, अगर इनको जोड़ दिया जाए, ये ज़्यादा होंगे पॉपुलेशन का, किससे, डेथ रेट प्लस इमाइग्रेंट से, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, under the normal condition birth and death are the most important factor influencing the population density and the other 2 factor assuming the importance only under special condition। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ने का 2 ही कारण मुख्य हो सकता है, पहला बर्थ कितना हो रहा है, कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ सकती है, और कितने डेथ हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं उस पॉपुलेशन में, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी कम हो रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हमको देखना है कि कोई पॉपुलेशन की साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, बर्थ रेट देखेंगे, डेथ रेट देखेंगे, मतलब बहुत नॉर्मली। ठीक है, लेकिन स्पेशल केस में, जब बहुत ही स्पेशल केस आएगा तो उसमें बर्थ और डेथ से नहीं कंसीडर किया जाएगा, उससे इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन से किया जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, इफ द न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, द इमाइग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। ठीक है, बोला जा रहा है कि कोई एक नई जगह है, एक नया आइलैंड हमने देख लिया, एक नई जगह,
पूरे रिश्तेदार आके यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन जिसकी वजह से पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ रही है, यहाँ पे आपका बर्थ रेट नहीं होगा, यहाँ पे आपका कौन होगा, इमाइग्रेशन होगा, कि कितने नए लोग और आके उस जगह पे बोल सकते हैं सर्वाइव कर रहे हैं, उस जगह पे एक कॉलोनाइज्ड हो गए हैं, ठीक है, एक साथ रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुछ स्पेशल केस में हम बर्थ रेट को कंसीडर नहीं करेंगे कि पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इमाइग्रेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होगा कि कितना बर्थ हो रहा है, कितना डेथ हो रहा है, इससे ही हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है। लेकिन कोई नई जगह है, कोई खाली जगह अभी जल्दी से खोजी गई है, वहाँ पे लोग जा जाके शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी है, सिर्फ किसकी वजह से आई है, इमाइग्रेशन की वजह से आई, कहीं और से लोग जाके उस जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उस जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रोथ मॉडल, ठीक है, किस तरीके से ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का। डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद अ टाइम सो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, क्या जो ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का समय के साथ वो स्पेसिफिक होता है या फिर आप उसको पता लगा सकते हैं। वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई इट इन आवर कंट्री एंड इट इज देयर फॉर नेचुरल फॉर अस to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraint on the growth, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, यहाँ पे कंपटीशन होगा, लोग रिसोर्सेज जो बेसिक नीड है वो भी पूरा नहीं होगा, उससे उनकी डेथ होने लगेगी। तो अगर यही सोचिए कि अगर जिस तरीके से ह्यूमन की पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, जैसे वो बढ़ रहा है, अगर कोई और डिफरेंट एनिमल भी इसी तरीके से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगे, फिर कितनी प्रॉब्लम होगी। परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम द नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसा कि हम पहले भी लेसन पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमें अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है, वो तब रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह में पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने ह्यूमन की पॉपुलेशन के ग्रोथ को रोक सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब दो टाइप का यहाँ पे ग्रोथ पढ़ेंगे, पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा एंड सेकंड होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से पॉपुलेशन, कोई भी स्पीसीज का पॉपुलेशन अपना ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। अब बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो एक्सपोनेंशियल नाम से लग रहा है कि पावर के फॉर्म में होंगे, 2 द पावर 0 मीन्स 1, 2 द पावर 1 दैट इज 2, 2 द पावर 2 दैट इज 4, 2 द पावर 3 दैट इज 8। इस तरीके से पावर के फॉर्म में क्या करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, मीन्स अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। जैसा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वो कौन दिखाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल इन प्लांट, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, चाहे रूट के, रूट एपिकल मेरिस्टेम, या फिर हम बात करते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, वहाँ पे भी आपको कैसा ग्रोथ देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की या डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। रिसोर्स फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनपेडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए खाना चाहिए और जगह चाहिए, रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, ठीक है। रिसोर्स क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, स्पेस अवेलेबिलिटी कितनी है, ये ऑब्वियसली ये मायने रखता है कि उस पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना होगा, ठीक है। आइडियली व्हेन द रिसोर्स इन द हैबिटेट इज अनलिमिटेड, अगर मान के चलिए कि अगर रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है, खाते रहो खत्म ही नहीं हो रहा, मीन्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। Each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as a Darwin observed while developing his theory of natural selection, ठीक है। अगर रिसोर्सेज आइडियली ये सोच के चलिए कि रिसोर्सेज कैसे हैं, किसी हैबिटेट पे रखा हुआ है, अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं हो रहा, पॉपुलेशन खा रही है, खत्म ही नहीं हो रहा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और हर एक स्पीसीज के पास क्या है, रिसोर्सेज मिल गया, उनके पास इनिएट पोटेंशियल है कि वो क्या करें, खाएं पिएं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। जैसे कि डार्विन कहते हैं कि अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कि अगर रिसोर्सेज कैसे हो जाए, अगर मान लीजिए रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड यहाँ पे आइडियली हम मान रहे हैं, वैसा होता नहीं है नेचर में, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो यहाँ पे जो स्पीसीज होगा उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे और जो उसके अंदर यहाँ पे इनिएट पोटेंशियल है उससे क्या कर सके, रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए, ठीक है। देन द पॉपुलेशन ग्रो इन द एक्सपोनेंशियल और द ज्योमेट्रिक फैशन, ठीक है। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएगा उस केस में जो पॉपुलेशन होगा वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में बढ़ेगा, मीन्स पावर के फॉर्म में बढ़ेगा, ज्योमेट्रिक फैशन ग्रोथ दिखाएगा। ई पॉपुलेशन साइज ऑफ
एन, ठीक है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, द बर्थ रेट नॉट द टोटल नंबर पर कैपिटा बर्थ और रिप्रेजेंटेड एज बी, और द डेथ रेट अगेन पर कैपिटा डेथ रेट। मतलब यहाँ पे जो बी है, स्मॉल डी है, ये क्या दिखा रहे हैं, जो स्मॉल बी है ये दिखाएगा बर्थ रेट, पॉपुलेशन में कितने बर्थ रेट है, ठीक है। और हम डी से क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डेथ रेट दिख रहे हैं, ठीक है। देन इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड दैट इज टी, डी एन बाई डी टी विल बी, ठीक है। अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एक टाइम पे देखना है, मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी एन है, उससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम टी पे, तो आपको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है डी एन बाई डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू टी। जो बी क्या है यहाँ पे, बी इज बर्थ रेट, नॉट बर्थ, इट इज बर्थ रेट। पॉपुलेशन में हम लोग रेट के हिसाब से चलते हैं। डी क्या है यहाँ पे, डेथ रेट, ठीक है, डेथ नहीं है, डेथ रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा डी एन बाई डी टी इक्वल टू होगा बी माइनस डी इंटू एन, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कितने नए बच्चे पैदा हुए, कितने लोग मर रहे हैं, उनको माइनस करिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू आर, ठीक है। और एन क्या है, एन जो है पहले वाला जो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी थी, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको और छोटा करके, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, वेयर आर क्या है, आर इज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, किस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। आर को निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस डी मीन्स बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। ये इसको हम आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं, द आर इज द इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। आर क्या है, इंट्रेंसिक रेट है, ठीक है, किस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है नेचुरली, ठीक है। इस वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एबायोटिक और एबॉयोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। जो आर क्या है इक्वेशन में, इंट्रेंसिक रेट है जो कि नेचुरल इंक्रीज कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि बायोटिक फैक्टर कितने हैं, एबायोटिक फैक्टर कितने हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू फॉर, अगर आपको आर की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल को यहाँ पे याद भी कर सकते हैं। फॉर द नॉर्वे रैट आर इज 0.015, ठीक है। यहाँ पे आर की जो वैल्यू है नॉर्वे रैट में कितनी है, यहाँ पे 0.015। आर क्या है, आर क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। आर को कैसे निकालते हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। एंड फॉर द फ्लोर बिटल इज द 0.12, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोर बिटल है उसके लिए कितना है, 0.12 है आर की वैल्यू। इन 1981 द आर वैल्यू फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205, ठीक है। अगर 1981 में देखा जाए जो आर वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन में, 0.0205 है। फाइंड आउट द करंट आर वैल्यू इज, अगर आपको पूछा जाए कि करंट आर वैल्यू निकालिए ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो आपको क्या करना है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करना है, तो आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। हाँ, अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है किसी भी स्पीसीज की किसी भी टाइम, अगर आपको बर्थ रेट पता है, डेथ रेट पता है, तो आप माइनस कर देंगे तो वही आर की वैल्यू हो गई। The above equation describe the exponential or the geometric growth of pattern of the population। जो above equation है ये हमें ये बता रहा है कि जो ये population है इसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी में क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, मीन्स पावर के फॉर्म में जियोमेट्रिक ग्रोथ दिखा रहा है। एंड द रिजल्ट इज द जे शेप कर्व व्हेन वी प्लॉट एन इन दी रिलेशन टू टाइम। अगर हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम एन और टाइम के मतलब कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन और समय के साथ यहाँ पे देखिए आपको जे शेप का कर्व देखने को मिल रहा है। दिस इज जे शेप, इसको हम लिख सकते हैं जे शेप कर्व, ठीक है। यहाँ पे जे शेप का आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ, जब पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्स है तो वो क्या करेगा, खाएगा पिएगा और अपने आप को बढ़ाएगा, मीन्स रिप्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, आर की वैल्यू निकालने के लिए आर इक्वल टू बी माइनस डी। बी क्या है, बर्थ रेट, डी क्या है, डेथ रेट, इनको माइनस करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्वे रेड के लिए जो आर की वैल्यू है 0.015 है। अगर हम फ्लोर बिटल की बात करते हैं तो 0.12 है। अगर हम 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन में आर की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 0.0205 है, ठीक है। इनका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा है, जे शेप्ड कर्व है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू आर फैमिलियर विद द बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। अगर आपको कैलकुलस आता है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता है, तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का ये फॉर्मूला बना सकते हैं।
यहाँ पे एन टी इक्वल टू एन नॉट ई दी पावर आर टी है, वेयर एन टी इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ठीक है। एन नॉट की बात करते हैं, एन नॉट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, ठीक। ई क्या है, ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आया था कि ई क्या है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। यहाँ पे एंटी लॉग भी बता सकता है, लेकिन ये नेचुरल लॉगरिथम है। आर क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम बी माइनस टी करेंगे। बी क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, कोई भी स्पीसीज अगर ग्रो कर एक्सपोनेंशियली अंडर द अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रिच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम। अगर कोई स्पीसीज है, उसके पास खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, मीन्स अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो वो थोड़े ही समय में, शॉर्ट ही टाइम में, थोड़े ही समय में अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा देगी। बिल्कुल होता है। अगर आप देखिए बारिश के समय में, रेनी सीजन में जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, उस टाइम में क्या होता है, ब्रीडिंग पीरियड उनका होता है बारिश के टाइम में। वो क्या करते हैं, आप देखेंगे बारिश के समय मच्छर की जनसंख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं उस समय, और थोड़े ही समय में, शॉर्ट टाइम में उनकी पॉपुलेशन एकदम पीक पे होती है। लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे गायब भी हो गए, मच्छर दिख भी नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम, एक ऐसा पीरियड आता है उनकी लाइफ में जब वो अपने आप को क्या करते हैं, एकदम पीक पे लाते हैं, देन फिर कम हो जाते हैं, तो कभी डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Darwin shows how even a slow-growing animal like elephant could reach enormous number in absence of check. डार्विन कहते हैं कि जो एनिमल बड़े बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, इनकी साइज बड़ी है, बट ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। द फॉलोइंग इज द antiquate popularly narrated to demonstrate the dramatically how the fast a huge population could build up when growing exponentially। जो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कहानी के तौर पे है, ठीक है। कोई पॉपुलेशन इतना जल्दी नहीं ग्रो कर सकता, अगर ग्रो कर सकता है तो वो डोमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो कहानी है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है वो थोड़े समय के लिए करेगा, नहीं तो जो बड़े बड़े, जो हम बोल सकते हैं बड़े बड़े जो मैमल्स है, मान लो जो एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, जो बड़े बड़े हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अगर वो भी इसी तरीके से करने लगे तो पॉपुलेशन कितना जल्दी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहानी है। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, नाम से ही लग रहा है कि जो ग्रोथ होगी एकदम पीक पर होगी, मतलब फटफट फटफट होगी, ठीक है। यहाँ पे तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, खाने पीने के लिए खाना है, रहने के लिए जगह है, तो इंसान क्या करेगा, खाए पिएगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेज से कोई चिंता ही नहीं है काम करने की, तो रिप्रोडक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, बट इन ज्योमेट्रिक ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किसी टाइम टी पे हमें किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी एन बाई डी टी इक्वल टू होता है बी माइनस डी इंटू एन। बी माइनस डी क्या है, यहाँ पे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जो जिसको बताता है, आर को बताता है। आर क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कितने नेचुरली इंक्रीज हुए हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। एन क्या होगा, एन बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जो इनिशियल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो बर्थ माइनस डेथ रेट जो यहाँ पे दिया गया है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उसकी जो वैल्यू है कुछ दी गई है, जैसे नॉर्वे रेट का 0.015 हो गया। अगर हम बात करते हैं फ्लोर बेटल का, उसका दिया है 0.12। अगर 1981 में देखा जाए, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन का जो आर वैल्यू था उस समय इंडिया में, वो कितना था, 0.0205 था, ठीक है। ये सब डाटा याद भी रहना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है यहाँ से। अगर हम इसको ग्राफ में देखते हैं कि अगर एक तरफ हम पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा रहे, एक समय टाइम दिखा रहे, तो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा, पॉपुलेशन एकदम फटाक से बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन रिसोर्सेज को फीड करेगा और अपना रिप्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो जे शेप का होगा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। जो ए वाला होगा किसके लिए है, कि ये बोल सकते हैं ए वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ज्योमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है। मैं एक्सपोनेंशियल लिखती हूँ, एक्सपोनेंशियल ये दिखाते हैं मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, जो ए वाला ग्राफ है, या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आप इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी, यहाँ पे एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। एन नॉट क्या है, पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, टाइम 0 पर। ई क्या है, ई इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया था। ई क्या है, इट इज अ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, ये बेस है किसका, नेचुरल लॉगरिथम का। आर हमको पता है ये क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, और टी क्या है, टाइम है, ठीक है। कोई भी स्पीसीज अगर उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो अपने पॉपुलेशन को एक छोटे समय में, कम समय में अपने पॉपुलेशन को एकदम इनॉर्मस बढ़ा सकती है, एकदम पीक पे ला सकती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकती हैं।
आगे देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, जो दूसरा ग्रोथ है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये क्या है, हम इसको रियलिस्टिक मानते हैं। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सच्चाई तो यही है, कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज का, ठीक है, किसी भी स्पीसीज का कोई भी पॉपुलेशन हो, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होती जो उनको परमिट करे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा पाए। ठीक है, सच्चाई यही है कि किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन के पास कोई अनलिमिटेड यहाँ पर रिसोर्स नहीं है कि वो अपना एक्सपोनेंशियल यहाँ पे क्या दिखा सके, ग्रोथ दिखा सके। दिस लेड टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन में एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और अंत में क्या होगा, जो सबसे फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा, जो अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, जो कॉम्पिटिट कर पा रहा है, ठीक है, जो जीत रहा है, वो क्या करेगा, वही सर्वाइव करेगा और आगे वही रिप्रोड्यूस करेगा, जो कि डार्विन कहते हैं फिटेस्ट वन। ठीक है, the government of many countries have also realized these fact that introduce various restraint with a view to limit the human population growth। ठीक है, बहुत जगह के गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के सरकार है, उनको भी इस बात को रियलाइज़ हो गया है कि अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमें पॉपुलेशन के ग्रोथ को क्या करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, लिमिट में रखना चाहिए। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ठीक है, नेचर में भी क्या है, नेचर में यही है कि किसी भी हैबिटेट में कितना रिसोर्स है, कितने लोगों को वो मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता, उतनी को ही करेगा। उससे ज़्यादा आया तो कहीं ना कहीं रिसोर्स के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अगर आप कहीं किसी कमरे में हैं जहाँ पे 15 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे 17 लोग या 16 लोग आ गए तो किसी दो एक को जाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस कमरे में उतनी ही जगह है। तो नेचर के पास भी इतनी ही लोगों को फीड कराने के लिए सामान है, रिसोर्सेज हैं, जितने के लिए वो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है। अगर आप उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर उसी रिसोर्स के लिए एक दूसरे से यहाँ पे लड़ाई होगी। ठीक है, कॉम्पिटिशन होगा। Let us call this limit as the nature's carrying capacity K for that species in that habitat। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जो नेचर ने क्या किया है, कैरी किया, उसके पास कितनी क्षमता है लोगों को फीड करा सके। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अर्थ पे एक समय बाद 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ तक की फॉरेस्ट है, जो भी है, अभी तो फॉरेस्ट खत्म हो रहे धीरे धीरे, मतलब इतने लोग को फीड करा सकता है, सपोज करिए जितने भी फॉरेस्ट है सबको लेकर। लेकिन आगे और पॉपुलेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो फॉरेस्ट इतना थोड़ी ना फीड करा सकता है सबको। यहाँ पे क्या होगा, सेम रिसोर्सेज के लिए झगड़ा होगा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, कि वो भी किसी भी हैबिटेट में, ठीक है, नेचर खुद किसी भी हैबिटेट में जो भी स्पीसीज रहेगा उसको कितना फीड करा सकता है, उसी को हम बोलते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, a population growing in a habitat with limited resource so a initially lag phase following by the phase of acceleration and deceleration and finally asymptote when the population density reaches to the carrying capacity। carrying capacity का मतलब क्या है, एक बॉटल है, सपोज करिए आपके पास 1 लीटर का बॉटल है, तो आप इसमें 1 लीटर का पानी भर सकते हैं, आप इसमें 2 लीटर का पानी नहीं भर सकते। इसी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अगर हमारे नेचर में इतने ही ऑर्गेनिज्म, इतनी ही स्पीसीज को सर्वाइव कराने की क्षमता है तो इतने को ही कराएगा। बाकी लोग जो नए आएंगे, जो और एक्स्ट्रा लोग आएंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, एक दूसरे को हटाना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो दिखाता है कि पहले पॉपुलेशन के पास तो एक तो लिमिटेड है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, खाने पीने हर चीज़ की सामान जो है बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, पहले पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा, लैग फेज होगा, ठीक है, बहुत धीरे। देन क्या होगा, अचानक से बढ़ेगा और एक समय बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन करने के बाद एक समय बाद स्टेशनरी हो जाएगा, मीन्स रुक जाएगा। उससे ज़्यादा आप पॉपुलेशन कितना ही बढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ेगा वो ग्राफ। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है ही नहीं, यहाँ पे फिर आगे कंपटीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ग्राफ देखने को मिलेगा, इनिशियली क्या होगा, लैग होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, देन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, एंड देन फिर क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा और एक समय बाद एसिम्प्टोट हो जाएगा। जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भर चुकी है। अगर मेरे बॉटल में 1 लीटर की कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की तो वो भर चुका है। अब उससे ज़्यादा मैं कितना भी पानी डालूँ तो बाहर ही गिरेगा, बॉटल में तो जाएगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, खाली नहीं है। तो क्या हो गया, वो यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेशनरी फेज में आ गया है, उसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, ये वाला
एक तरफ क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, दूसरी तरफ टाइम है। तो देखिए पहले धीरे 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 पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ा, देन एक्सेलरेट हुआ और तेज बढ़ा, फिर धीरे 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 यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे फिर आपको यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है, फिर इसके बाद ये स्टेशनरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है वो फुलफिल हो चुकी है, उसकी क्षमता खत्म, इससे ज़्यादा नहीं फीड होगा। ठीक है, जैसे एक कमरे में अगर 20 लोग ही रह सकते हैं तो 20 ही रहेंगे, 10 लोग एक्स्ट्रा बढ़ जाएं तो बिल्कुल जगह नहीं है, आप बाहर ही रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही रिसोर्सेज के लिए झगड़ा होगा, मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ए प्लॉट ऑफ द एन इन रिलेशन विथ टाइम इज रिजल्ट एज सिग्मॉइड कर्व। यहाँ पे जो हमने कर्व देखा है उसका नाम क्या है, सिग्मॉइड कर्व है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द वर्ल्ड हेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, इस टाइप की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, एंड डिस्क्राइब बाई इक्वेशन दैट इज dn by dt इक्वल टू rn k माइनस एन बाई के। के क्या है यहाँ पे, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, कितना क्षमता है नेचर के पास कैपेसिटी को कैरी करने की। तो यहाँ पे dn बाई dt इक्वल टू होता है rn, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे k माइनस एन बाई के। ठीक है, इसका दूसरा यहाँ पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं dn बाई dt इक्वल टू rn। फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस एन बाई के। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे बोल सकती हूँ n बाई के, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, वेयर n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। जो यहाँ पे n है वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम t पे। r क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, जो r होगा वो तो इंट्रेंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का। k क्या है, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेचर कितना कैरी कर सकता है उस कैपेसिटी को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, since resources for a growth of most animal population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth is considered more realistic one। ठीक है, बोला गया है कि जो रिसोर्सेज है नेचर में सारे बोल सकते हैं एनिमल के पॉपुलेशन के, वो क्या है, फाइनाइट है, लिमिटेड है। ठीक है, और धीरे 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 करके वो खत्म भी हो रहा है। ठीक है, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये हमको बहुत ही एक्यूरेट या फिर हम इसको बहुत ही रियलिस्टिक मानते हैं, क्योंकि सारे जितने भी स्पीसीज हैं चाहे किसी भी पॉपुलेशन के, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, उनके पास लिमिटेड या बोल सकते हैं फाइनाइट ही रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जिसमें उनको क्या करना है, सर्वाइव करना है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंपटीशन हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, वही आगे जाएगा। तो ये सबसे लॉजिस्टिक ग्रोथ है। ठीक है, हम बोल सकते हैं सबसे रियलिस्टिक ग्रोथ है ये। तो इसका जो फॉर्मूला है dn बाई dt इक्वल टू rn, फिर ब्रैकेट में k माइनस एन बाई के, वेयर k इज द कैरिंग कैपेसिटी और n क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी है, r क्या है, इंट्रेंसिक, यहाँ पे बोल सकते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है ये। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है dn बाई dt इक्वल टू rn, ब्रैकेट में 1 माइनस एन बाई के। ठीक है, आगे का ग्राफ एक बार फिर से देखते हैं। पहले क्या होगा, पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, यहाँ पे क्या पॉपुलेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो धीरे 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 ग्रो करेंगे। ये क्या हो गया, इनका लैग फेस हो गया स्लोली, फिर यहाँ पे एसेलरेशन हुआ, मिस रफ्तार में बढ़े, एंड देन क्या हुआ, डी एसेलरेट हो गए, मिस रुक गए। ठीक है, डी एसेलरेट हो गए, एंड एक समय बाद यहाँ पे स्टेशनरी हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, एसिम्प्टोट बोलते हैं। यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 1 हो गई। ठीक, इस जगह पे अब पॉपुलेशन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ पे हम बोल सकते हैं n के बराबर हो गई, सॉरी 1 नहीं n। अगर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, n, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉपुलेशन को और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी क्षमता और है नेचर के पास, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा पॉपुलेशन। ठीक, अगर दूसरा स्टेप अगर हम देखते हैं यहाँ पे, पहला ये हो गया, दूसरा अगर जो कैरिंग कैपेसिटी है ये बराबर हो गई n के। ठीक है, जितने लोग को रहना था कमरे में, 20 लोग को रहने की जगह एक कमरे में, तो 20 लोग आ चुके, पॉपुलेशन अब वहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, स्टेशनरी। तो इसको हम बोल दिए क्या, ये स्टेशनरी हो गया पॉपुलेशन, स्टेशनरी पॉपुलेशन। ठीक, थर्ड क्या हुआ, अगर n ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है के, तो यहाँ पे अब क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा। क्यों, क्योंकि कंपटीशन होगा, रिसोर्सेज कम है। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज ही कम है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो अब लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेंगे, रिसोर्स लेने की कोशिश करेंगे। देन उस टाइम क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, ये 3 केस किसके लिए हैं, ये जो सेकेंड वाला जो ग्राफ है सिग्मॉइड, ठीक है, इसको लिखिए सिग्मॉइड ग्राफ, सिग्मॉइड
कर्व, ठीक है। ये जो लॉजिस्टिक यहाँ पे बोल सकते हैं, जो लॉजिस्टिक यहाँ ग्रोथ है उसके लिए कि अगर के ज़्यादा है, अभी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर एक रूम में अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रूम में 20 लोग रह सकते हैं, अभी 10 ही लोग हैं, तो 10 लोग के लिए जगह खाली है, तो इसका मतलब इस रूम में पॉपुलेशन बढ़ सकती है, 10 लोग और आके सो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि 10 लोग को रहना था एक घर में और वहाँ पे 20 लोग आ रहे हैं उस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 10 लोग को हटाना पड़ेगा, तभी तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। मीन्स जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ही रिसोर्स के लिए लड़ने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर मान लीजिए वैसे ही देख लीजिए कि एक कमरे में अगर 10 लोग की जगह 10 लोग ही आके सो गए, तो देन इट इज कॉल्ड स्टेशनरी, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है एन से, मीन्स अगर कैरिंग कैपेसिटी अभी भी ज़्यादा है किससे, पॉपुलेशन साइज से, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा आगे, क्योंकि अभी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर बराबर हो गई तो पॉपुलेशन स्टेशनरी हो गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर अभी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन कैरिंग कैपेसिटी कम है, खत्म हो गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, तो उस केस में क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगा। क्यों? क्योंकि लोग लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ये कर्व देखने को मिलेगा लॉजिस्टिक ग्रोथ का, वो क्या है, सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। देन फिर एक्सेलरेशन हुआ, बढ़ेगा, देन समय बाद क्या होगा, धीरे कम हो जाएगा, एंड देन एसिम्प्टॉइड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे के बराबर हो जाएगा एन के, ठीक है। तो यहाँ के जो फॉर्मूला है डी एन बाई डी टी इक्वल टू हो गया आर एन ब्रैकेट में के माइनस एन बाई के, ठीक है। डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन वेयर के फिर बीच में क्या होगा, के माइनस एन बाई के। इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, 1 माइनस एन बाई के भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसी को लॉजिस्टिक ग्रोथ को ही हम क्या समझते हैं, रियलिस्टिक है, यही मतलब सही है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, सबके पास लिमिटेड है, और उसी में क्या करना है, उसी में पॉपुलेशन को ग्रो करना। अगर रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोग उसके लिए लड़ेंगे। तो जो ग्राफ होगा इसके लिए सिग्मॉइड होगा, ठीक है। इसके लिए याद रखेगा जो हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, इसके लिए जो ग्राफ होगा याद रखिएगा जे शेप का है, ठीक है। और ये हम इसको रियलिस्टिक नहीं मानते, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज सब नहीं होता किसी की पॉपुलेशन के पास। इसका जो फॉर्मूला होगा डी एन बाई डी टी इक्वल टू होता है आर एन, ठीक है, इसको याद रखेगा। या एन टी इक्वल टू होता है एन नॉट प्लस ई आर टी। यहाँ पे एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, यहाँ पे एन नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी जीरो। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज। ए क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ये क्या होता है, इस समय जो आर है, आर से ही जो आर क्या है यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है, यही बताएगा कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कब बढ़नेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, ये हो सकता है फॉर एग्जांपल मॉस्किटो के केस में, या फिर तालाब में पानी के अंदर बारिश हुई है, खूब पानी भर भर के, तो यहाँ पे क्लैमिडोमोनास अपना पूरा यहाँ पे प्रोजेनी बना रहा है, खूब बच्चे यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, या फिर अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस समय में भी बोल सकते हैं जो आर होगा वही फैक्टर होगा डिसाइड करने का कि पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी बढ़ा रहा है ये, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। तो इस बोल सकते हैं शॉर्ट समय में, थोड़े ही समय में यहाँ पे जो स्पीसीज है अपनी पॉपुलेशन को एकदम बढ़ा देगा, लेकिन वो डोमिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमने देखा लॉजिस्टिक ग्रोथ में यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज के पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता है, हर स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए अपने लड़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचर में किसी भी स्पीसीज के पास बोल सकते हैं जो रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है, और इनके पास क्या होता है, नेचर के पास क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी नेचर की, उतनी ही पॉपुलेशन क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। उससे ज़्यादा हुआ तो पॉपुलेशन कम होने लगे। तो पहले यहाँ पे जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, पहला कैसा होगा, लैग होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे फाइनाइट है, देन एक्सेलरेशन होगा, फिर रुक जाएगा, एंड देन फिर से क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं एन बराबर के हो गया है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो खुद कहाँ पहुंच गई, कैरिंग कैपेसिटी, जितनी यहाँ पे बोल सकते हैं जितनी कैपेसिटी थी उसके बराबर हो गई। अब यहाँ पे पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट, और जो यहाँ पे कर्व है, जो ग्राफ है, उसको बोलेंगे सिग्मॉइड, ठीक है। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है एन से तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, के की वैल्यू अगर एन के बराबर है तो क्या होगा, स्टेशनरी पॉपुलेशन होगा। अगर हम बोल सकते हैं के की वैल्यू, ठीक है, कम है एन से, एन ज़्यादा है, मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगा। एंड लास्ट चीज़ ये है कि डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, फिर ब्रैकेट में के माइनस एन बाई के, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक अगर ग्रोथ मॉडल किसको माना जाता है, ये लॉजिस्टिक वाले को, ठीक। आगे देखते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है। अलग अलग जीवन में उनकी लाइफ की जो हिस्ट्री है उनमें क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज ऑल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस, हाई आर वैल्यू इन दी हैबिटेट विच दे लाइफ, ठीक है। अगर कोई पॉपुलेशन खूब रिप्रोडक्शन कर रहा है, एकदम फिटेस्ट है, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, इसका मतलब उसके पास जो आर की वैल्यू है वो क्या है, हाई है, ठीक।
तो कोई पॉपुलेशन अगर मैक्सिमम यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहा है वो रिप्रोडक्टिव फिटेस्ट है, मीन्स डार्विन फिटनेस से जो वैल्यू आर की होगी क्या होगी, हाई होगी किसी भी हैबिटेट में जिसमें सर्वाइव कर रहा है। अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ द सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है, कुछ और भी कंडीशन होती हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप को किस तरीके से रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाया है, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरे अपने जीवन में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करने के बाद बेचारे मर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश हो गया एंड दूसरा बैम्बू प्लांट, जब एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे उसके बाद ये मर जाएंगे। वाइल द अदर ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम। लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत बार अपने लाइफ में ब्रीडिंग कर सकते, बच्चे पैदा कर सकते, जैसे बहुत सारे बर्ड, मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल। ठीक है, उनमें हम लोग भी आते हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर हो गया, पेल्जिक फिशेस हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत नंबर, ज़्यादा नंबर में, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में छोटे छोटे साइज के ऑफ स्प्रिंग बच्चा पैदा करते, जैसे कि कौन हो गए यहाँ पे, बोल सकते हैं यहाँ पे ऑयस्टर हो गया और पेल्जिक फिश हो गया। वाइल द अदर प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ अ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग दैट इज बर्ड एंड मैमल। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल नंबर, नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, स्मॉल नंबर में बड़े बड़े बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन होगा, बर्ड हो गया, मैमल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लर्न करने के लिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही बच्चा पैदा कर पा रहे, एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पा रहे, एक बार ही ब्रीड कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, कौन है, पहला पैसिफिक सैल्मन फिश है, दूसरा कौन हो गया, बैम्बू प्लांट। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने ज़िंदगी में बार बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जब चाहे तब बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशन पे, जैसे कि कौन हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लार्ज नंबर में, बहुत नंबर, लार्ज नंबर में, हज़ारों, 100, मतलब कई 100 यहाँ पे नंबर में क्या कर सकते, छोटे छोटे बच्चे पैदा कर सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लार्ज नंबर में स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते, कौन हो गए, ऑयस्टर हो गया और पेल्जिक फिश हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो स्मॉल नंबर में, 1 2 3 4, स्मॉल नंबर का मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम नंबर में बड़े बड़े ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, जैसे कि कौन हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल हो गए। तो ये चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में कौन एक ही बार ब्रीड करता है, दैट पैसिफिक सैल्मन फिश हो गया, दूसरा बैम्बू प्लांट हो गया। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है बहुत बार कर सकते हैं हम, जैसे कि जानते हैं, बर्ड हो गया, मैमल हो गए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे होते बट लार्ज नंबर में बच्चे पैदा करते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं लार्ज नंबर में, कौन हो गए, ऑयस्टर हो गए, पेल्जिक फिश हो गए। लेकिन जो 1 2 बच्चे मतलब पैदा कर सकते हैं बड़े साइज में, वो तो हम जानते हैं, बर्ड और मैमल हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। सो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइंग फिटनेस। तो यहाँ पे कौन दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकता है। Ecologists suggested that the life history trait of organisms have evolved in a relation to constraint the imposed by abiotic and biotic component of the habitat in which they live। ठीक है, इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि वो कैसे जन्म लेता है, कैसे क्या है, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बताती है कि किस तरीके से वो कहाँ पे है, कैसे कंडीशन में है, कैसे एबायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट के साथ हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, evolution of the life history trait in a different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। बोला जा रहा है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है लाइफ हिस्ट्री में, ठीक है, जो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म लाइफ में एक बार बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुछ बार बार कर सकते, कुछ छोटे छोटे बच्चे लार्ज नंबर में पैदा कर रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं कि बड़े बड़े बच्चे 1 2 नंबर में पैदा कर रहे हैं, मीन्स स्मॉल नंबर में पैदा कर रहे हैं। तो उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके जो ट्रेट है, अभी भी इसमें इकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि इनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जो इवोल्यूशन हुए, जो लाइफ हिस्ट्री है, उन पे अभी भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, वो एरिया है इकोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, किस तरीके से पॉपुलेशन इंटरेक्ट करता है, क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एक साथ रहता है। कैन यू थिंक एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ दैट इज इनहिबिटेड जस्ट बाय सिंगल स्पीसीज। क्या ये सोच सकते हैं आप कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई भी हैबिटेट अर्थ पे ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीसीज रहती होगी,
बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक ह्यूमन हूँ तो मेरे आसपास कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे बहुत सारे स्पीसीज़ हैं और मेरी सर्वाइवलिटी भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि मैं अकेले ही रहूँ और कोई डिफरेंट स्पीसीज़ है ना रहे तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। खाने के लिए तो मुझे खाना चाहिए, मैं प्लांट्स को खाती हूँ। प्लांट्स का मतलब ये नहीं कि मैं प्लांट्स को ही फीड कर रही हूँ डायरेक्टली, बट जो भी प्रोडक्ट मैं खाती हूँ एज अ फूड वो प्लांट से ही आ रहे हैं ना कहीं। तो ऐसा कहीं भी अर्थ पे ऐसे नेचुरली कोई हैबिटेट नहीं है जहाँ पर कोई एक सिंगल स्पीसीज अकेले रह पाए, ठीक है। देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच सिचुएशन इज इवन इनकन्विंसिबल, ठीक है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा हैबिटेट नहीं है जो इस बात के लिए सही मालूम पड़े, ठीक है। For any species, the minimal requirement is one more species on which it can feed. किसी भी स्पीसीज को जीने के लिए कम से कम एक स्पीसीज की रिक्वायरमेंट है जिसको वो फीड करे, जिसको वो खा के सर्वाइव कर सकता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप, इंट्रैक्शन, ठीक है। तो बोल सकते हैं कोई भी एक स्पीसीज अगर उठा लो तो कम से कम मिनिमम उसको कम से कम एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज तो चाहिए जिसपे वो फीड करके जी सके। अगर मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ तो मुझे कम से कम कुछ प्लांट्स चाहिए, कुछ ऐसे फूड ग्रेन्स चाहिए जिसको मैं खा के जी सकूं, ठीक है। Even a plant species which make its own food cannot survive alone. It need a soil microbe to break down the organic matter in the soil and return inorganic nutrient for absorption. Even आप सोचते होंगे जो प्लांट है वो खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, बिल्कुल सही, ऑटोट्रॉपिक हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन वो अकेले कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि जो आप खाना खा रहे हैं, मतलब जो भी आप प्लांट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो भी आप चीज़ें प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं वो अकेले नहीं बना रहा है, उसके पीछे और भी कोई है, ठीक है। जिस सॉइल में प्लांट रह रहा है वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, सॉइल में इनऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इवन आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं फ्री लिविंग रहते हैं, मतलब किसी के एसोसिएशन नहीं बनाते, बट सॉइल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जो प्लांट की स्पीशीज जो खुद खाना बना रही है वो खुद अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको माइक्रोब चाहिए, जो सॉइल में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो तोड़ के इनऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे और सॉइल में उसको एब्जॉर्ब कराएंगे, ठीक है। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एनिमल एजेंट। और ये भी सोचिए कि अगर वो प्लांट अकेले ही रहे तो उसको पॉलिनेशन करने के लिए दूसरे स्पीसीज के इंसेक्ट हो गए, ठीक है, दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हो गए, उनकी तो ज़रूरत पड़ेगी पॉलिनेशन के लिए। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड नहीं रहेगा, सीड से आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज कभी अकेले नहीं रह सकता, उसको एक या दो या तीन चार या उससे भी ज़्यादा स्पीसीज उसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। इवन हम सोचते हैं कि प्लांट खुद खाना बना रहा है, लेकिन हाँ प्लांट खाना बनाता है बट उसको कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, बट सॉइल में ऐसे थोड़े ना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट घूम रहा है, उसको भी तोड़ने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसका ये सब एब्जॉर्प्शन वगैरह सॉइल में कराते हैं। इवन प्लांट में जो फूल लगते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है, जो फ्रूट लगते हैं उससे पहले तो पॉलिनेशन होना है फ्लावर में, तो फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो भी कौन कराता है, इंसेक्ट कराते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स कराते हैं, किसी ना किसी थ्रू, एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर किसी ना किसी थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। It is obvious that in nature, animals, plant and microbe do not and cannot be live in isolation but interact in a various way to form a biological community. बोला गया है कि नेचर में चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रोब्स हो, कभी भी अकेले नहीं रह सकते, ये एक साथ ही नेचर में रहेंगे और ये क्या बनाएंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं उसी को कम्युनिटी बोलते हैं। मैं जहाँ हूँ यहाँ पे प्लांट भी है, मैं अपनी नेक आँखों से नहीं देख पा रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी घूम रहा है, मैं भी एक क्या हूँ, एक डिफरेंट स्पीसीज की ह्यूमन ही हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास छोटा सा पेट है वो भी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज का है। तो मैं बोल सकती हूँ कि चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रोब्स हो, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है। कभी भी उनको अकेले आप नहीं पाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से रिलेशनशिप उनका देखने को मिलेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बोलते हैं। Even in the minimal community, many interactive linkage exist, although all may not be readily apparent, ठीक है। हम बोल सकते हैं आप किसी भी छोटी सी कम्युनिटी में भी देखेंगे कि इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आप चाहे उस समय देख पाए या ना देख पाए, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इज राइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। याद रखिएगा जब इंटर शब्द हो, इंटरफेयर, तुम मेरी जिंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो या कर रही हो, इंटरफेयर मतलब क्या, किसी दूसरे का
क्या होना, इंटरफेरेंस, मतलब कोई दूसरा इंसान आके तुम्हारी लाइफ में बोल रहा है, तो यहाँ पे जब इंटर शब्द आ जाए, इससे ही याद रखना, जब इंटर शब्द आ जाए तो इसका मतलब है कि दो डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, दो डिफरेंट यहाँ पे लोग होंगे। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है पॉपुलेशन के बीच में वो दो डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। लेकिन जब शब्द इंटरा है, इंटरा का मतलब सेम स्पीसीज के लोगों के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा आज से, इंटर का मतलब दो अलग अलग स्पीसीज, लेकिन जब इंट्रा शब्द आ जाए तो इसका मतलब सेम ही स्पीसीज की कहानी हो रही है, ठीक है। दे कुड बी बेनिफिशियल, detrimental or neutral, neither harm nor benefit to one of the species or both, ठीक है। ये जो इंट्रैक्शन है, जो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, जो यहाँ पे बोल सकते हैं इंट्रैक्शन हो रहा है पॉपुलेशन का डिफरेंट स्पीसीज से, या तो बेनिफिशियल हो सकता है, एक दूसरे के लिए फायदा हो सकता है, या तो दोनों के लिए नुकसान हो सकता है, या एक को फायदा एक को नुकसान हो सकता है, या एक को फायदा हो रहा है एक को कोई घाटा नहीं हो रहा है, या एक को नुकसान हो रहा है एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ हो सकता है। Assigning a positive sign for beneficial interaction and negative sign for detrimental and 0 for the neutral interaction. Let us look at all the possible outcome of the interspecific interaction. बोला गया है कि जब पॉजिटिव साइन आएगी तो इसका मतलब कि फायदा मिल रहा है, ठीक है। जो इंट्रैक्शन हुआ है दोनों का, जो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप हो रहा है, तो इससे क्या होगा, फायदा होगा। जब निगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब दोनों का घाटा होगा, ठीक है। अगर जीरो है तो इसका मतलब किसी का कुछ नहीं हो रहा, बहुत न्यूट्रल, ना फायदा ना घाटा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया गया है, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, नेम ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। अगर स्पीसीज ए पॉजिटिव है, ठीक है, उसको फायदा मिल रहा है, दूसरे को भी मिल रहा है, दोनों ही स्पीसीज को फायदा है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, दोनों को फायदा है, तो इसका मतलब म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। अगर दोनों को ही नुकसान है, निगेटिव का मतलब दोनों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में किसी का फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। अगर एक स्पीसीज का फायदा है, दूसरे को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो प्रिडेशन है। जैसे फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है बोल सकते हैं प्रीडेटर को, जो शिकारी है उसको खाने को प्रे मिल रहा है। नुकसान किसका हो रहा है, प्रे का हो रहा है, क्योंकि प्रे का पॉपुलेशन में डेंसिटी उसकी कम हो रही है। पैरासिटिज्म की बात करते हैं, पैरासाइट की, ठीक है। जो पैरासाइट है, ठीक है, वो उसको फायदा मिल रहा है, लेकिन जिस होस्ट पे बैठेगा, जिसको खाएगा अंदर से चाहे बाहर से, एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है, एंडोपैरासाइट भी हो सकता है, उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक को फायदा होगा एक को नुकसान हो रहा है यहाँ पे प्रेडेशन और पैराटिज्म में। अब बात करते हैं कम्युनिज्म वाले केस में, एक को फायदा होगा एक को कुछ नहीं होगा, मीन्स एक जो स्पीसीज होगा इसको फायदा होगा और एक को कोई कुछ नहीं मिल रहा है, ना फायदा ना घाटा, कुछ नहीं हो रहा है। एमिलिज्म की बात करते हैं, एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और एक को क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रल, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये इस टाइप का नेम ऑफ इंट्रैक्शन दिया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब म्यूचुअलिज्म है, दोनों साथ साथ हैं, ग्रो करेंगे। अगर कंपटीशन है तो मतलब दोनों स्पीसीज का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अगर प्रिडेशन की बात करेंगे या पैरेटिज्म की बात करेंगे, एक स्पीसीज का फायदा होगा एक स्पीसीज का घाटा। प्रिडेशन में जो प्रेडेटर है उनको फायदा हो रहा है, लेकिन प्रे का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अगर पैरेटिज्म की बात करें तो पैरासाइट है, उसको फायदा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, बट जिसकी होस्ट के बॉडी में है, चाहे अंदर चाहे बाहर, उसका क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कम्युनिज्म की बात करेंगे, एक का फायदा होगा एक को कुछ नहीं होगा। एमिलिज्म की बात करेंगे, एक का घाटा होगा एक को कुछ नहीं होगा। तो इससे भी आपका नीट में क्वेश्चन आया है और आता भी है। आगे देखते हैं यहाँ पे, बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन द म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लॉसेस इन कंपटीशन इन दियर इंट्रैक्शन विद ईच अदर। बोला जा रहा है कि दोनों स्पीसीज को फायदा मिलेगा, दोनों को फायदा मिलेगा, किसमें, म्यूचुअलिज्म में, ठीक है। दोनों को नुकसान होगा, दोनों का लूज होगा, दोनों को घाटा होगा, किसमें, कॉम्पिटिशन में, ठीक है। इफ both the parasitism and the predation, only one species benefit, that is parasite and predator respectively, and the interaction is detrimental to the other species, that is host and prey respectively. अगर बात करते हैं पैराटिज्म में और प्रेडेटर में, एक स्पीसीज को क्या होगा, फायदा होगा और दूसरे स्पीसीज को घाटा। अगर हम बात करते हैं पैराटिज्म में तो फायदा किसको हो रहा है, पैरासाइट को हो रहा है, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह मिल रही है, खाने के लिए खाना मिल रहा है। घाटा किसको हो रहा है, होस्ट को हो रहा है, जिसकी बॉडी पे गया है, उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है, उसको अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर बात करते हैं प्रेडेशन में तो एक स्पीसीज का फायदा हो रहा है, किसका, प्रेडेटर का, शिकार का, उसको फायदा हो रहा है, जो शिकारी है उसका फायदा हो रहा है, लेकिन जो प्रे है उसका क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म, इसे कहते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज का क्या होगा, फायदा होगा, दूसरे स्पीसीज का ना फायदा होगा ना घाटा होगा, वो न्यूट्रल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिज्म बोलेंगे। In Amilism, on the other hand, one species is harmed and whereas the other is unaffected, ठीक है। एमिलिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज का नुकसान होगा, दूसरे का कुछ नहीं होगा, ना फायदा ना घाटा, कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमिलिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज प्रिडेशन
पैरेडिज्म एंड कम्युनिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। ठीक है, बोला गया है प्रेडिज्म हो गया जिसमें एक का फायदा हो रहा था, एक में एक का नुकसान हो रहा था। पैरेडिज्म में भी वही सेम, एक का फायदा हो रहा था, एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा यहाँ पे बोल सकते हैं एक का नुकसान हो रहा था। कॉम्युनिज्म की बात करते हैं, एक का फायदा हो रहा था यहाँ पे और एक का कुछ नहीं हो रहा था, न्यूट्रल था। ठीक है, तो इन तीनों केस में क्या होगा कि जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज होंगी पास पास रहेंगी, बहुत ही क्लोजली लाइट होंगी। अब भाई सोचिए, किसी शिकारी को शिकार करना है तो अपने शिकार के आसपास ही घूमेगा ना उसको मारने के लिए। अगर किसी पैरासाइट को जीना है, ठीक है, तो उसको अपने होस्ट के आसपास ही रहना पड़ेगा, अपने होस्ट के ऊपर ही या उसके बॉडी के अंदर जाके उससे न्यूट्रिशन लेगा। अगर बात करते हैं कॉम्युनिज्म की, जिसको फ़ायदा चाहिए वो तो जाएगा उस बोल सकते हो उस स्पीसीज के पास जिसको ना वो फ़ायदा देगा ना घाटा देगा, उसके पास पास ही रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जो इंट्रैक्शन है, चाहे वो प्रेडेशन हो गया, पैरेडिज्म हो गया एंड कम्युनिज्म हो गया, इन तीनों केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे स्पीसीज होंगी दोनों, ये दोनों क्लोजली एक साथ लाइव करेंगी, मतलब क्लोजली यहाँ पे क्या करेंगे, लाइव करेंगे एक साथ। तो यहाँ पे आपके पास कितने यहाँ पे बोल सकते हैं, सिक्स इंट्रैक्शन दिए गए हैं। एनसीईआरटी में 5 हैं बट मैं 6 पूरा पढ़ाऊंगी। और याद रखिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे नीट में प्लस माइनस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी पूछता है कि म्यूचुअलिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है। तो याद रखिए, जब दोनों स्पीसीज का फायदा म्यूचुअलिज्म, जब दोनों को घाटा हो रहा है, किसी का कोई फायदा नहीं है कंपटीशन, जब एक को फायदा एक को घाटा, या तो प्रिडेशन हो सकता है जिसको फायदा होगा वो कौन होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेडेटर होगा, जिसको घाटा होगा प्रे होगा। पैरेडिज्म में भी सेम होगा, एक स्पीसीज को फायदा एक स्पीसीज को घाटा। फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है हमारे पैरासाइट को, घाटा किसको हो रहा है, होस्ट को हो रहा है। कम्युनिज्म में क्या होगा, एक को फायदा एक को कुछ नहीं होगा, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। अगर एमिलिज्म की बात करते हैं, एक का घाटा होगा एक स्पीसीज का, एक स्पीसीज का कोई कुछ ना फायदा ना घाटा, वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 कौन, प्रेडेशन, पैरेडिज्म एंड कम्युनिज्म, ये तीनों ही क्या करेंगे, तीनों जो ये जो बोल सकते हैं इंट्रैक्शन है, इनमें जो दोनों स्पीसीज होंगी बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लाइट होंगी। यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। ठीक है, जो स्पीसीज होंगी दोनों की, चाहे स्पीसीज ए चाहे स्पीसीज बी, इन तीनों इंट्रैक्शन के वो क्या करेंगे, लाइव टुगेदर, वो एक साथ क्या होंगे, क्लोजली लाइव करेंगे। ठीक है, एक साथ रहेंगी। ठीक, बाकी प्रिडेशन वाला कल हम पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूंगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आज को इतना ही, थैंक यू सो मच।